बाबा मेरे सामने खड़े होकर जो बात बोल रहे थे उसे मानना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बाप इस तरह की बात कर सकता है। मैं उनसे हर चीज़ की उम्मीद कर सकता था, लेकिन इस चीज़ की उम्मीद मैंने हरगिज नहीं की थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं घर को पूरा तहस नहस कर दूं। मैंने गुस्से से चीखते हुए कहा, आप कान खोलकर मेरी बात सुन लें। मैं मरता मर जाऊंगा, लेकिन नूर से किसी भी सूरत शादी नहीं करूंगा। मुझे पता था कि मैं अपने बाप से बहुत ही बदतमीजी कर रहा था, लेकिन आज अगर मैं चुप हो जाता तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, और मैं ऐसा कुछ भी करने के काबिल नहीं था। मैंने गुस्से से ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, आखिर आपने उसमें देखा क्या है? सिर्फ खूबसूरती और उसके बाप के पैसों पर घमंड करने के अलावा उस लड़की को कुछ नहीं आता। वो 2 टके की लड़की मुझे जहर से भी ज़्यादा बुरी लगती है। जरा किसी नौकर से गलती हो जाए तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेती है। उसे किसी गरीब इंसान पर रहम नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे वो कोई जल्लाद हो, इस दुनिया की हुक्मरान हो। बाबा, आपने उसमें क्या देखा जो आप उसकी शादी मेरे साथ कराना चाहते हैं? मैं बेबस होकर चिल्लाया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसी पल नूर का कत्ल कर दूं, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे लगा था कि मेरे इतना गुस्सा होने पर वो मेरी बात को ज़रूर समझेंगे, मुझे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने तो मेरी बात सुनते ही अपना आपा खो दिया था। उन्होंने अपनी आंखें माथे पर रख लीं और गुस्से से गरजते हुए बोले, एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो पकार, नूर के अलावा इस घर में बहू के रूप में और कोई नहीं आएगी। अगर तुमने नूर से शादी नहीं की तो मैं किसी से भी शादी करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद भी तुम्हें मेरा चेहरा देखने की इजाज़त नहीं दूंगा। मेरी बात अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बिठा लो। नूर ही तुम्हारी दुल्हन बनेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम रो चीखो, मैं अपने फैसले पर अटल रहूँगा। उनका अंदाज 2 टूक था जो मुझे और भी ज़्यादा आग लगा रहा था। मैंने अपने बाप को गुस्से भरी नज़रों से घूरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक बाबा को हुआ क्या है, वरना आम तौर पर वो मुझसे हमेशा दोस्ताना रवैया रखते थे। मेरी पसंद नापसंद को हमेशा अहमियत देते थे। अक्सर मजाक करते हुए मुझसे मेरी पसंद का जिक्र करते थे, और मैं नेचुरल शर्म के कारण चुप रहता था। लेकिन आज अपने बाप की पसंद देखकर मुझे नफरत महसूस हो रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि आज बाबा को अचानक से कौन सा दौरा पड़ा था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने नूर के लिए इतना ज़्यादा प्यार का इजहार किया हो। वो पूरे परिवार में एकमात्र ऐसी लड़की थी जिससे सबको चिढ़ थी। उसका घमंडी अंदाज और रौब दिखाने वाला लहजा सबको चुभता था। जिस महफिल में वो लड़की जाती थी, सारे कजिन्स उस महफिल से दूर हो जाते थे, क्योंकि वो पल भर में किसी की भी इज्जत को मिट्टी में मिला देती थी। वो ऐसा क्यों करती थी किसी को मालूम नहीं था। शायद उसे अपने बाप की बेतहाशा दौलत का घमंड था। उसके माँ बाप के बेजा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। हाँ, ये बात सच थी कि नूर के पापा बहुत पैसे वाले थे और नूर उनकी दौलत पर घमंड दिखाती थी। मुझे ऐसी लड़कियाँ जहर से भी ज़्यादा बुरी लगती थीं। आमतौर पर नूर के पापा हम जैसे गरीबों की किसी महफिल में आना जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत ही ऊंचे घरानों से थे। नूर का हाल भी उसके पापा से कुछ अलग नहीं था, और दोनों बाप बेटी किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। लेकिन अचानक से मेरी शादी नूर से की जा रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। मुझे मालूम था जब ये बात परिवार में फैलेगी और मेरे दोस्त कजिन्स वगैरह को ये बात मालूम चलेगी तो वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं कैसे इन सारी चीज़ों को संभालूंगा, यही सोच सोचकर मेरी जान पर बन आई थी। परिवार में एकमात्र मैं ही था जो सबसे ज़्यादा नूर से नफरत का इजहार करता था, और आज मेरी ही शादी उसी से करवाई जा रही थी। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इस बात का था कि मुझे लोगों का सामना करने से परेशानी होने वाली थी, और यही सोच सोचकर मेरा दिल घबराया हुआ था। अभी हम दोनों बाप बेटे आपस में बातें कर ही रहे थे कि मेरी अम्मी अपने कमरे से बाहर आईं और मुझे गुस्से से देखते हुए बोली, क्या हो गया है तुम्हें? बाप से किस तरह बात करे हो? जरा भी शर्म हया है या नहीं? घर में छोटी बहन और भाई है, इसका कुछ तो ख्याल कर लिया करो। हमेशा तुमसे यही बात समझाती हूँ कि जो तुम करोगे वही तुम्हारे बहन भाई सीखेंगे। अब क्या मैं तुम्हें हर बात समझाऊँ? वो गुस्से में बोली थी, जबकि मुझे मालूम था कि अगर उन्हें भी बाबा की बात मालूम होगी तो वो भी इसी तरह का रवैया अपनाएंगी। मैंने गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर उठते गुस्से को काबू करने की कोशिश की, मगर हर बात पर चुप रहना सही नहीं था। मैंने गुस्से से अम्मी की तरफ देखते हुए बाबा की बात उनके सामने एक एक शब्द बताते हुए रख दी।
वो कभी मुझे तो कभी बाबा को हैरानी से देख रही थी। मुझे मालूम था उनका भी रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि नूर का रवैया ही कुछ ऐसा था। वो ना तो छोटे बड़े का लिहाज करती थी, ना ही किसी को इज्जत सम्मान देती थी। हर किसी को अपने अपने जूते की नोक पर रखना उसका पसंदीदा काम था। अम्मी ने भी तुरंत बाबा से पूछा, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नूर में आपने ऐसा क्या देख लिया? आप तो जानते हैं ना, वो लड़की पूरे परिवार में बदनाम है। यहाँ तक कि आपके भाई को भी कोई पसंद नहीं करता। भले ही उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन सबके लिए वो लोग बेकार हैं, क्योंकि उनमें रिश्ते निभाने की कोई खासियत नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, बाबा की आंखों में अचानक आंसू आ गए और मैं चौंक गया, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी अपने बाप की आंखों में एक भी बूंद आंसू नहीं देखा था। वो बहुत बहादुर किस्म के इंसान थे, हमेशा साफ साफ कहने के आदी थे, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल टूट गया था। इसी पल मैंने अपने बाबा के सामने हार मान ली, क्योंकि मैं इस तरह अपने बाबा की आंखों में आंसू देख ही नहीं सकता था। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर नूर से शादी करने का फैसला कर लिया और फिर मैंने चुपचाप बाबा के सामने सिर झुका दिया। मैंने कहा कि मैं नूर से शादी के लिए तैयार हूँ। एक बेटे के लिए ये पल बहुत दर्दनाक होते हैं, जब उसका बाप उसके सामने रोए, और मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता था जिससे कि मेरे बाप मेरी वजह से रोए। लेकिन मुझे हैरानी थी कि बाबा और चाचू के बीच ऐसा हुआ किया था कि बाबा इतनी जल्दी नूर के लिए राजी हो गए थे, जबकि वो अक्सर मेरी बहनों को भी नूर से बात करने से मना करते थे और ज़्यादातर हमारे छोटे चाचू से मिलते भी नहीं थे। खैर, समय तेजी से बीत रहा था। शादी की तारीख तय हो चुकी थी और घर में तैयारियां जोरों पर थीं। मेरे दिमाग में बार बार नूर की हरकतें आ रही थीं और मुझे अपना खून खौलता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं नूर को कैसे संभालूंगा, उसे अपने घर के कायदे कानून कैसे सिखाऊंगा, उसके तौर तरीकों के बारे में कैसे बताऊंगा। मैं इतना तो जानता था कि वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और उसे सुधारना मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन अगर मैंने हार मान ली और कुछ नहीं किया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता। फिर भी मैंने इतना तो सोच लिया था कि अगर मैं हिम्मत से काम लूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस घर में खुशियाँ आने वाली हैं वहाँ कुछ दिनों बाद ही मातम छा जाएगा, क्योंकि शादी से 5 दिन पहले मेरे बाबा किराने की दुकान पर घर का कुछ राशन वगैरह लेने गए थे। उस वक्त मैं अपने कमरे में था। बाबा ने आकर सबसे पहले मुझसे मेरी पसंद पूछी थी, तो मैंने उनसे बस इतना कहा कि मैं बर्फ़ी खाऊंगा। उन्होंने मुझे और भी चीज़ों के नाम गिनाए और फिर वहाँ से चले गए। मुझे पता था कि अब वो पहले छोटे के पास जाएंगे, उसके बाद सामान लेने के लिए निकल जाएंगे। लेकिन हमें से किसी के भी मन में ये बात नहीं आई थी कि हमें बाबा को आज बाहर जाने से रोकना है, क्योंकि बाहर उनके लिए ख़तरा था। वक्त का काम गुजरना है। 2-3 घंटे आराम से पर लगाकर उड़ चुके थे कि अचानक ही मेरे मोबाइल पर रिंग होने लगी थी। मैंने एक गाना गुनगुनाते हुए फ़ोन कान से लगाया। मेरे हेलो कहने की देर थी कि जो मनहूस खबर मुझे सुनाई गई थी वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया गया हो, मेरा सीना चीर कर मेरा दिल निकाल लिया गया हो। मेरे लिए मेरे बाप पूरी दुनिया थे और आज उनकी मौत की खबर सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। मैं एक जवान आदमी अपने पूरे कद से ज़मीन पर गिर पड़ा था। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर मेरी माँ और मेरी बहनें भागकर मेरे कमरे में आई थीं और मुझे इस हालत में देखकर रोने पीटने लगीं। जब मैंने अपनी माँ को गले लगाकर ये खबर दी तो उनकी आवाज़ बंद हो गई। वो मुझे अविश्वास भरी नज़रों से देख रही थीं। कहने लगी, बकार अपनी हद में रहो, तुम्हें ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानता था उनका यही रिएक्शन आना था। कोई भी पत्नी अपने पति की मौत को स्वीकार नहीं कर सकती, चाहे उसका पति कितना ही बुरा क्यों ना हो। जब मैं अपने छोटे भाई के साथ शवगृह से अपने पापा की लाश लेने गया तो मुझे साफ लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से ही निकल रही हो। मैं फिर से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। मेरे चाचा और बाकी परिवार ने मुझे संभाला था। थोड़ी देर बाद ही अब्बा की अंतिम क्रिया की तैयारियां शुरू हो गईं। मुझे पता था घर में मेरी माँ के सिर पर सफ़ेद चादर डाल दी गई होगी, उनके हाथों की चूड़ियाँ और कानों की झुमकियाँ उतार दी गई होंगी। मैं सब कुछ जानता था, लेकिन कुछ भी भुला नहीं सकता था। अब्बा की अंतिम क्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हुई। मेरे चाचा ने बहुत मदद की और मैं हैरान था कि वो इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। आखिरकार अब्बा और चाचा के बीच ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो हमें नहीं पता थी। आखिर कौन सी वजह थी कि पापा ने इतनी बिगड़ैल लड़की को मेरा नसीब बना दिया था।
परिवार के शरीफ घराने अपनी बच्चियों को नूर से दूर रखते थे कि कहीं उनकी शरीफ बच्चियां भी नूर की सोहबत में बिगड़ न जाएं। हर कोई उसे गिरी हुई और हिकारत भरी नज़रों से देखता था, क्योंकि वो बहुत ही बोल्ड टाइप की लड़की थी। लड़कों से दोस्तियां करना, बेहुदा फैशन करना, लेट नाइट पार्टी अटेंड करना, रात के 2-3 बजे घर में दाखिल होना, ये सारी गलत आदतें नूर के अंदर थीं। वक्त का काम गुजर जाना है और वो अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। आज अब्बा के गुजरने को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन इन 6 महीनों में शफीक चाचा की बेटी नूर एक बार भी हमारे घर नहीं आई थी। उसकी इस बेरुखी से मैं बहुत गुस्से में था। मुझे लगा था कि वो लड़की चाहे कितनी भी घमंडी हो, मेरे लिए तो ज़रूर मेरी माँ और बहन को सांत्वना देने आएगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और यही बात मेरे दिमाग को झंझोड़ने के लिए काफ़ी थी। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी उम्र मुझसे पनाह मांगेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरे सामने कौन सी सच्चाई उजागर होने वाली है। लगभग 6 महीने बाद चाचा ने मेरी माँ से मेरे और नूर के रिश्ते की बात की थी। माँ का भी नूर से इसीलिए मूड ख़राब था क्योंकि वो एक बार भी इद्दत के वक्त उनके पास नहीं आई थी। नूर सिर्फ अब्बा की मौत पर उनका चेहरा देखकर चुपचाप लौट गई थी। न मैंने उसके चेहरे पर कोई खुशी देखी थी, ना ही कोई दुख देखा था। वो बहुत ज़्यादा चुप थी और उसके बाद उसने हमारे घर में कदम भी नहीं रखा था। मेरी माँ तो नूर से मेरी शादी करवाने के हक में ही नहीं थी, लेकिन अब्बा की आखिरी ख्वाहिश का सम्मान करते हुए हम सब चुप थे और माँ ने भी मजबूरी में सहमति दे दी थी। इन सब बातों में मेरा कोई योगदान नहीं था। मैं चुपचाप बैठा माँ और चाचा की बातों को सुन और समझने की कोशिश कर रहा था। खैर, शादी की तारीख 2 महीने बाद की तय हुई थी। चाचा ने शादी को बड़े पैमाने पर करने की योजना बनाई थी, लेकिन मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया कि वो शादी धूमधाम से करने के हक में नहीं है। अगर उनके पति जिंदा होते तो वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करती, लेकिन अब जब उनके पति उनके साथ नहीं हैं तो फिर वो इतना खर्चा क्यों करें। एक पल के लिए मेरे मन में ये ख्याल आया कि माँ की बात गलत है। शादी एक बार ही होती है। हर लड़की के मन में तरह तरह के अरमान होते हैं, लेकिन जब माँ नहीं चाहती थी कि शादी में धूमधाम हो तो मैंने भी चुप रहना ही सही समझा। मेरा निकाह नूर से शांति से हो गया था। शफीक चाचा ने अपनी तरफ से ऐसा ही महसूस करवाया कि उन्होंने अपनी पूरी जायदाद अपनी इकलौती बेटी पर लुटा दी हो। हमारी तरफ से हल्का फुल्का ही रिस्पॉन्स था। मैंने नूर को विदा कराकर अपने घर ले आया। पूरे फंक्शन में मैंने नूर के चेहरे पर एक बार भी मैंने मुस्कान नहीं देखी थी। कई ऐसे मौके आए जब दुल्हनें मुस्कुराती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे एक पल वो याद आया जब वो अपने पापा से मिल रही थी तो उसके चेहरे पर काफ़ी सख्ती थी। उसके पापा ने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन नूर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। मैं इस बात का मतलब बिल्कुल समझ नहीं पाया था और वहाँ मौजूद बहुत से लोगों ने भी नूर की इस हरकत को हैरानी से देखा था। घर आने के बाद कुछ रस्में हुई, फिर नूर को मेरे कमरे में भेज दिया गया। काफ़ी देर तक मैं बाहर दोस्तों में बैठा टाइम पास करता रहा। मेरा अंदर कमरे में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन कमरे में तो जाना ही था। मेरे दोस्त भी मेरा मजाक बना रहे थे कि यार तेरे अंदर तो अपनी नई नवेली दुल्हन से मिलने की बिल्कुल भी तड़प नहीं है। हालांकि इस समय तो दूल्हा अपने दोस्तों से जान छुड़ाकर दुल्हन के कमरे में भागने की तैयारी करता है। और उन लोगों की बातों पर मैंने हंसकर उनकी बात टाल दी थी। फिर रात के 1 बजे जब सब लोग नींद से चूर हो गए और सोने की तैयारी करने लगे तो मुझे भी मजबूरन अपने कमरे में जाना पड़ा। मुझे तो लगा था कि नूर मेरा इंतज़ार नहीं कर रही होगी, बल्कि आराम से चुपचाप सो गई होगी, लेकिन मैं हैरान रह गया क्योंकि नूर जाग रही थी और बेड के किराउन से टेक लगाए बैठी हुई थी। कमरे में आने के बाद मैंने चुपचाप दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे चलते हुए नूर के पास बैठ गया। उसने मेरी मौजूदगी महसूस कर ली थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने गहरी सांस ली और इस रिश्ते को निभाने के लिए खुद को तैयार करने लगा। अब जब शादी हो गई थी तो रिश्ता तो निभाना ही था। मैं रिश्तों में बेकार की खटास पैदा करना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने हिम्मत करके उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। उसके रोकने का अंदाज इतना निराला था कि एक पल के लिए ही मैं उसकी पूरी शख्सियत पर फिदा हो गया था। लेकिन उसने कहा कि मैं अभी किसी भी तरह के रिश्ते को कायम नहीं कर सकती। मेरे कुछ उसूल हैं जिनकी पाबंदी करना मेरी पहली प्राथमिकता है। जबकि मैं तो उसकी बात सुनकर ही हैरान रह गया था। वो दुल्हन बनकर इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
इससे पहले भी नूर को मैंने देखा था, लेकिन आज नूर को देखकर मेरे जज्बात मेरे सीने में शोर मचाने लगे थे। शायद नए रिश्ते का तकाजा था जो नूर का और मेरा जुड़ चुका था। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसे बाहों में लेकर उस पर काबिज होता चला गया। शादी से पहले जो मैंने खुद से बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं उसे मज़ा चखाऊंगा, उसे इतना परेशान करूंगा कि वो लड़की मेरे सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, सारे वादे हवा हो गए थे। मैं नाजुक पलों की गिरफ्त में आ चुका था और पूरी तरह इस रिश्ते की नजाकत में खो जाना चाहता था। वो मुझे अपने ऊपर से हटाना चाहती थी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया और देखते ही देखते मैं अपनी सारी हदें पार कर गया था, ये जानते हुए भी कि वो लड़की किस मिजाज की मालिक है। उसकी संगत में ऐसा सुकून था कि दिल नए अंदाज में धड़कने लगा था। दिल में इतना सुकून उतर गया था कि कुछ ही देर बाद मैं गहरी नींद की वादियों में उतर गया था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो मेरी बाहों में सोई हुई थी। मैंने उसका चेहरा देखा, वो भला की मासूम और खूबसूरत लग रही थी। कल रात इसी खूबसूरत चेहरे को देखकर मैं बहक गया था, वरना पहले मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। उसके शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे जब वो मुझे खुद के ऊपर से हटाते हुए कह रही थी, मुझसे दूर हटो, अभी मैं इस रिश्ते को शुरू करना नहीं चाहती, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं चुपचाप उससे अलग होकर बाथरूम में चला गया। नहाने के बाद मैं बाहर आया और फजर की नमाज अदा की। इस दौरान वो भी जाग गई थी और नहा धोकर मेरे साथ ही फजर की नमाज अदा करने लगी। मैं वापस सोने जा ही रहा था कि उसने कंधे से पकड़कर मुझे अपनी तरफ घुमाया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया। मैं तो हैरान रह गया था कि मेरे साथ हुआ क्या। वो मेरी ओर देखते हुए गुस्से से गुर्राई, तुमने जो कुछ मेरे साथ रात को किया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें उस दर्द से गुजारूंगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जबकि मेरा दिमाग एकदम गुस्से से भड़क उठा था। उसका थप्पड़ मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि मेरी मर्दानगी पर पड़ा था। मेरा हाथ भी अचानक उठ गया और उसके नाजुक गाल पर उंगलियों की छाप छोड़ गया। वो मुझे हैरान नज़रों से देख रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। मैंने उसकी ओर देखते हुए उसे गुस्से से कंधों से पकड़कर झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने गुस्से में कहा, आज के बाद अपनी ज़बान और अपने हाथ संभाल कर इस्तेमाल करना। जो मैंने रात को किया वो मेरा हक है और तुम्हें मेरा हक देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा बकवास की तो मैं फिर से अपना हक लेना अच्छे से जानता हूँ। ये कहते कहते मेरी पकड़ उस पर मजबूत होने लगी थी। मेरी इरादे भांप कर वो डर गई थी। मुझे धक्का दिया और फ़ौरन ही बिस्तर में दुबक कर छिप गई। उसका डरना भी मुझे मज़ा दे रहा था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आकर बिखर गई थी। मैं भी उसके बगल में ही लेट गया। सुबह 10 बजे जब मेरी आँख खुली तो वो अब भी गहरी नींद में थी। मैंने उसे उठाने के लिए झंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ौरन ही मेरा हाथ झटक दिया। कहने लगी, उसे अभी और सोना है। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि मुझे पता था माँ हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता था जिससे मेरी माँ नाराज़ हो जाए। वैसे भी उन्होंने मुश्किल से ही मेरी शादी नूर से स्वीकार की थी। उनका बस चलता तो वो कभी भी मेरी शादी नूर जैसी लड़की से न करती। जब वो नहीं उठी तो मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया और मैंने पास रखे पानी के जग को उस पर उंडेल दिया। वो घबराई हुई उठ बैठी और मुझे गिलास हाथ में देखकर चिल्लाई थी, जबकि मैं हंसते हुए बाथरूम में घुस गया था। उसकी नींद तो मैं ख़राब कर ही चुका था। मुझे मालूम था वो अब कपड़े बदलने के लिए बाथरूम ज़रूर जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी से खुद को तैयार किया। मेरे अनुमान के मुताबिक वो गुस्से से लाल चेहरा लिए बाहर आई। मैंने फ़ौरन उसे बाहर चलने का हुक्म दिया, जबकि वो जल भुन कर बाथरूम में बंद हो गई। उसके लाल गुस्से से भरे चेहरे और हरकतों ने मुझे उसकी ओर आकर्षित कर दिया था। मैं खुद नहीं जानता था कि एक ही रात में इस लड़की ने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। मैं तो उससे नफ़रत करता था। वो मुझे एक आँख नहीं भाती थी। बस अपने पापा की इच्छा के आगे मैंने सिर झुका दिया था। लेकिन आज मेरा दिल बदल रहा था। शायद निकाह की बात ही अलग होती है। अल्लाह ने इन 3 लफ्ज़ों में इतनी ताकत रखी है कि एक सख्त से सख्त आदमी का दिल भी अपनी बीवी के लिए पिघल जाता है, और ऐसा ही हाल औरत का भी होता है। माँ की आवाज़ पर मैं कमरे से बाहर चला गया। काफ़ी देर तक नूर कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं खुद ही उसे बुलाने आ गया। मैंने दरवाजे पर हल्के से नॉक किया क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब वो बाहर आई तो मैं उसे देखता रह गया। उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे थे। उसके कुर्ते पर पिंक कलर के छोटे छोटे गुलाब एम्ब्रॉयडरी से बनाए गए थे जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सफ़ेद सूट पर उसने बड़ा सा पिंक दुपट्टा ले रखा था जो उसने सलीके से सर पर जमाया हुआ था। उस पिंक दुपट्टे के हाले में उसका चमकता चेहरा किसी चांद की तरह लग रहा था। वो सफ़ेद कपड़ों में जैसे आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी।
मैं उसके कान के पास जाकर धीरे से उसकी तारीफ करने लगा। एक पल के लिए वो शर्म से लाल हुई थी। मेरे लिए ये नज़ारा बहुत खूबसूरत था। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर मेरे साथ कमरे से बाहर आ गई। मेरी माँ हम दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने हमें ढेरों दुआएं दी और नाश्ता करने को कहा। घर के बाकी लोग पहले ही नाश्ता कर चुके थे, इसलिए मैं और मेरी बीबी नूर ने साथ में नाश्ता किया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा, लेकिन नूर ने धीरे धीरे हालात के साथ खुद को ढाल लिया था। अब उसने हमारे पति पत्नी वाले रिश्ते को भी शायद दिल से स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता तो वो आराम से मेरी संगत में आ जाती थी। मुझसे अब बातें भी करने लगी थी। मेरे छोटे मोटे काम भी अपने हाथों से कर दिया करती थी, लेकिन उसकी नाजुक तबीयत के चलते उसे गर्मी से बहुत परेशानी हो रही थी। मेरे कमरे में सिर्फ एक पंखा था। हमने कभी भी एसी जैसे झंझट में पड़ना सही नहीं समझा था, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि नूर को एसी की ज़रूरत है। उसके शरीर पर गर्मी से दाने निकलने लगे थे और एक दिन उसने झल्लाकर मेरे सामने एसी की मांग रख दी। हालांकि मैंने साफ कह दिया कि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं और मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं बिजली का बिल भर सकूं या एसी खरीद सकूं। तब उसने मुझसे कहा था, तुम एसी खरीद लो, बिल मैं भर दिया करूंगी। लेकिन मेरी गैरत को ये गवारा नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन उसकी सेहत को देखते हुए मैंने चुप्पी साध ली थी। आखिरकार मैंने एक एसी खरीद लिया, लेकिन वो एसी अपने कमरे में मैं नहीं लगा सकता था, क्योंकि मेरी एक छोटी बहन, भाई और माँ भी थे। इसीलिए मैंने एसी को बड़े कमरे में लगवा दिया और हम सब एक ही कमरे में सोने लगे। जब मेरी बीवी को ये बात पता चली तो उसने कोई भी शिकायत नहीं की, जबकि मुझे लगा था कि वो नाराज़गी दिखाएगी। शुरू के दिनों में वो मेरे बगल में आकर सो जाती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने ऐसा करना बंद कर दिया। जब मैं दोपहर में घर आता तो वो हमारे कमरे में बिना लाइट के गर्मी में पड़ी रहती थी। मैं उसे वजह पूछता, लेकिन वो चुप रहती। मैंने बड़े कमरे में झांका तो मेरी माँ, बहन, भाई सब चैन की नींद सो रहे थे। ऐसा कई बार हुआ। अक्सर रात को मैं गर्मी से परेशान होकर उस बड़े कमरे में चला जाता था, लेकिन नूर ऐसा नहीं करती थी। मेरी अब सहन शक्ति ख़त्म हो रही थी। जिस एसी को मैंने उसकी खातिर लगवाया था वो उसका यूज़ नहीं कर रही थी और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जानता था वो एसी में रहने की आदी है और अगर वो एसी में नहीं रहेगी तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन वो किसी भी तरह मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन सुबह मेरा गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। मैंने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गुस्से में गरजते हुए कहा, तुमने ये तमाशा क्या लगा रखा है? तुम्हारे लिए मैंने इतना सारा खर्च किया और तुम यहाँ गर्मी में पड़ी हुई हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरे इतना कहने की देर थी कि उसने पूरे जोर से मुझे धक्का दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। मैं इस घर में रहना नहीं चाहती। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं आपके घर में रहूं। जो मैंने किया है उसके लिए मुझे माफ़ नहीं किया जाएगा। आखिरत में मैं रौंदी जाऊंगी। अल्लाह मुझे जहन्नम की आग में झुलसा देगा। वो अचानक ही बदहवासी में चीखने लगी थी। बकार, मैं इतनी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। मेरी इतनी परवाह मत किया करो। मुझे खुद को गिल्टी फील होती है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत सहूँ। मैं तो तुम्हारी नफ़रत के लायक हूँ। मुझसे इतनी मोहब्बत मत किया करो बकार। मैं अंदर ही अंदर टूट रही हूँ। मैं खुद को सज़ा देना चाहती हूँ, जिससे कि मेरा अपराध कुछ कम हो सके। मैं बहुत बुरी हूँ बकार, बहुत बुरी। वो फूट फूट कर रो रही थी और उसका ये रिएक्शन देखकर मैं बेचैन हो गया था। मैंने उसे थामना चाहा, लेकिन वो रोते हुए मुझसे और भी दूर हो गई और दीवार के सहारे टिक कर बैठ गई। उसकी हिचकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थीं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सी बात पर वो इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है। लेकिन इतना तो मैं समझ गया था, वो किसी गिल्ट में फंसी हुई है जो उसे अंदर से खाए जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं था कि मुझे नूर से मोहब्बत हो गई थी और अब मैं अपने इस प्यार की डोर को और भी मजबूत करना चाहता था। इसलिए मैं चुपचाप उसके पास बैठ गया। मेरे बैठते ही उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और धुआंधार रो पड़ी। मैंने उसे रोने दिया। जब वो रो रो कर थक गई तो मैंने उसके बालों को सहलाते हुए उसे तसल्ली दी, उसे अपने प्यार का एहसास कराया। मैंने कहा, नूर, जो तुम्हारे दिल में है सब कुछ मुझसे कह दो। तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। बीबी हो मेरी, और एक बीबी के लिए उसका शौहर सब कुछ होता है। अल्लाह मियाँ ने कहा है कि मियाँ बीबी एक दूसरे का लिबास होते हैं, उनसे एक दूसरे के राज छिपे नहीं होते। तुम भी अपना राज मुझसे कह दो नूर। उसने मेरे सीने पर सिर रखते हुए कहा। उस रात मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी बकार। मैं फैजान से मोहब्बत करती थी और उस दिन मैं उसके साथ डेट पर जा रही थी, लेकिन उसी वक्त ताऊजी आ गए थे। शायद उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ
और आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ताऊ जी समय पर पहुँच गए थे, नहीं तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ था। वो बहाने से मुझे अपने फ्लैट पर लेकर गया था और मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार उसके साथ वहाँ चली गई थी। लेकिन वहाँ वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके कुछ आवारा दोस्त भी मौजूद थे और वे सब मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले थे। लेकिन कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करना चाहे तो कोई भी शख्स आपको छू नहीं सकता। अल्लाह जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे अपने पास बुला ले। जैसे ही वो लोग मेरे साथ गलत काम करने वाले थे, वहाँ ताऊ जी आ गए और उन्होंने मेरी हिफाजत कर ली थी। उन्होंने मुझे उन दरिंदों से बचा लिया था। मैं उम्र भर उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। लेकिन उन्होंने उसी पल फैसला लिया और मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दिया। मैं तो समझी थी कि वे मुझे पूरे ख़ानदान में बदनाम करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि अपने ही घर की इज्जत बना ली। और जब मुझे ये खबर मिली कि ताऊ अब इस दुनिया में नहीं है, तो मेरी पूरी दुनिया हिल गई थी। उस दिन मैं सिर्फ ताऊ जी का चेहरा देखकर घर चली गई थी और उसके बाद मुझ पर बेहोशी छा गई थी। मुझे खुद से घिन आ रही थी कि मैं एक कैसी लड़की थी। अगर उस शख्स ने मेरी हिफाजत न की होती तो मेरा क्या होता, और इस गिल्ट को आज तक मैं ख़त्म नहीं कर पाई। मेरे दिल में हमेशा ये ख्याल आता है कि अगर मैंने तुम्हें ये नहीं बताया तो क्या होगा। मैं झूठ पर अपनी ज़िंदगी कायम करना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने शादी की पहली रात तुम्हें मना किया था कि हम दोनों अभी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकते। लेकिन तुमने अपना हक खुद ही हासिल कर लिया था और अब मैं तुम्हारे मामले में बिल्कुल बेबस हो चुकी हूँ। धीरे धीरे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। जबकि नूर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे झटके लग रहे थे। मुझे अब याद आ रहा था मेरे अब्बा का मुझे शादी के लिए जोर देना, चाचू का नजरें झुकाकर मुझसे मिलना, और आज पहली बार मुझे अपने अब्बा पर बेइंतहा फ़ख्र हुआ कि वे कितने अजीम इंसान थे। मैंने नूर को और भी ज़्यादा अपने सीने से खींच लिया और अपने होने का एहसास दिलाया। मैंने उसे यकीन दिलाया कि तुम मेरे अब्बा की पसंद हो, लेकिन अब तुम मेरी मोहब्बत हो। मैं चाह कर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकता। और उस दिन हमने मियाँ बीवी ने मिलकर एक सच की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। अब हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।